बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास बेनतीजा इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि जुडिशल कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नामों की मंजूरी भी दे दी है। दूसरी जानब नए फाइनेंस बिल के नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम लेवी की शराब भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, एफबीआर की हदफ में 2 बार कमी के बावजूद टैक्स वसूलियों में 165 अरब का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। क्या ये जो बोझ है ये भी आवाम पर पड़ने जा रहा है? जाहिर है, और किस पे पड़ेगा जी। आवाम का काम है क्या? उनका काम सिर्फ टैक्स देना है। और बाकी एलीट का क्या काम है? उनका काम है कि कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। लेकिन यह है कि ये इतनी ज़्यादा बेचैनी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी उसकी जद में है। लेकिन ये एक आलमी को स्यापे का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, या एक ग्लोबल क्योस है कि कहीं पर गालिबन ऐसा लगता है कि किसी को इल्म नहीं कि क्या होने जा रहा है जी। और जंगें होंगी, कहीं अमन होगा, कहीं आज यानी यूरोप के अंदर उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिए कि जी इस दफ़ा यूरोप में जो है वो गर्मी से शायद एफिल टावर बंद कर रहे हैं पेरिस का, और वो मतलब एक बहुत एक क्योटिक दुनिया है सारी। अच्छा, बॉस्टन चलते हैं अमेरिका, और मेरे साथ प्रोफेसर आदिल नजम साहब मौजूद हैं। और आदिल नजम साहब जो हैं वो एक तो तवील अरसे से तमाम दुनिया पे उनकी नज़र है। वो ये नहीं कि बॉस्टन में तो बॉस्टन तक महदूद है, और अगर बॉस्टन तक भी महदूद हैं तो बॉस्टन वो खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का शहर है जहाँ पे हार्वर्ड भी है, तो फ्लेचर भी है, तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी है, तो MIT भी है। यानी द बेस्ट जो वहाँ पे रिसर्चर्स और जो बेस्ट ब्रेन्स हैं और थिंकर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। उनसे तरह मैं पूछता हूँ कि ये अमेरिका से कैसे वो देख रहे हैं पूरी दुनिया को। मैंने कहा ना, वो अमेरिका तक क्योंकि महदूद नहीं, उनका पूरा एक ग्लोबल उनका एक व्यू है। तो आज जरा उनसे समझता हूँ कि कैसे देखेंगे। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड टू बी विद यू। अच्छा प्रोफेसर, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने एक तो ये कहा था कि हम लोग कहीं पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान में हैं, क्योंकि पहली जंग अजीम ख़त्म ना होती तो दूसरी वो एक कंटिन्यूएशन थी, तो वो एक क्योटिक सा सिनेरियो है। अच्छा, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका वहाँ जहाँ बैठे हैं आप इस बॉस्टन में, माहौल के आसपास पता हार्वर्ड में क्या हो रहा है, फड्डे चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, प्रेसिडेंट ट्रंप, मतलब वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। बिग ब्यूटीफुल बिल आने वाला है शायद आज, और इलॉन मस्क का फड्डा हो गया है। मुझे वहाँ बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त आपकी तरफ। शाहिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये गुफ्तगू वही है जो हमने कुछ बार पहले भी आपके शो पे की। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, और बॉस्टन के साथ क्या हो रहा है, और हार्वर्ड के साथ क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और इन अ वे ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, शायद अब इसमें मीनिंग जो है बहुत और ज़्यादा डाल दी गई है कि स्यापा ही है। स्यापा लफ्ज़ भी ठीक है, और शायद कियोस जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम लफ्ज़ है। जो इस वक्त बॉस्टन में हो रहा है, ना सिर्फ बॉस्टन लेकिन अमेरिका में हो रहा है, मेरे ख्याल में उसका असर हम दुनिया पे भी देख रहे हैं, और जो दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से ये बॉस्टन में हो रहा है। तो ये एक सर्कुलर सी आर्गुमेंट है, लेकिन आर्गुमेंट करेक्ट है कि दुनिया जो है वो उस तगैयुर का, वो जो हमने बात की ना कि 1914 है या 1932 है, लेकिन यकीनन दुनिया जो है अब अगर पहले हमें शक था कि दुनिया तब्दील हो रही है, तो अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हम अब हिस्ट्री के एक मखसूस दौर में हैं, और ये कोई कंफर्टेबल दौर नहीं है। आज से तकरीबन 100 साल पहले, 101 साल पहले, एंटोनियो ग्रामशी था, बड़ा मशहूर पॉलिटिकल थिंकर। उसकी बड़ी मशहूर किताब है प्रिजन नोटबुक्स। उसमें तो ये 100 साल पहले की बात है, और बिल्कुल आज के दौर के बारे में मेरे ख्याल में दुरुस्त बैठती है। उसकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, आपने सुनी होगी, कि द ओल्ड वर्ल्ड क्रम्बल्स, द ओल्ड वर्ल्ड डाइज बिफोर अस, कि जो पुरानी दुनिया है वो हमारे सामने जो है वो वफात पा रही है। एंड अ न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न, और एक जो नई दुनिया है जिसका अभी तक हमें शक्ल नहीं पता, वो लड़ रही है अपनी जिंदगी नई सूरत में आने की। बट हियर इज द थिंग, द ओल्ड वर्ल्ड is dying in front of us. A new world is struggling to be born, and then his key line is, "This is the time of monsters."
कि जो दौर होता है ना, जब एक दुनिया टूट रही होती है, एक नई दुनिया अभी आई नहीं है लेकिन आने के लिए लड़ रही होती है, वो वक्त जो होता है वो कहता है कि मॉन्स्टर्स का दौर है और हम अब मॉन्स्टर्स के दौर में रह रहे हैं। मॉन्स्टर से मुराद ये अच्छे बुरे की नहीं है, मॉन्स्टर से मुराद ये है कि फिर ताकत का दौर होता है, फिर वायलेंस का दौर होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट का दौर होता है। और हमें जो, अगर आप बॉस्टन देख लें, अगर आप दुनिया देख लें, आप मशरक़ वस्ता देख लें, आप यूरोप देख लें, आप दुनिया के इदारे देख लें, ये जो स्ट्रगल टू बी बॉर्न है ना, कि नई सूरत क्या निकलेगी। जब हम पहले बात करते थे साल 2 साल पहले तक भी, आप और मैं, तो हमें शक था कि ये हो रहा है, कि ये 1914 1932 वाली बात। अब आपको ये यकीन हो गया है कि ये हो रहा है, कि हम उस दौर में, और ये सबसे डेंजरस दौर होता है। और डेंजरस से मेरी मुराद ये देखें, अगर आप सोचें ना कि दुनिया, ऊंट ऊंट की सवारी की है कभी आपने? अगर आपके सुनने वालों ने कभी ऊंट की सवारी की है, ऊंट ऊंट की सवारी आसान नहीं होती, क्योंकि आपको चौकस रहना होता है, क्योंकि वो जो है उसकी मूवमेंट। लेकिन सबसे जो उसका मुश्किल दौर होता है ना उसकी सवारी का, वो होता है जब ऊंट चढ़ उठ रहा हो या बैठ रहा हो, तब्दीली, जिसमें आपको बिल्कुल संभाल के बैठना होता है कि आप ऑफ बैलेंस ना हो जाए। दुनिया इस वक्त उस माहौल में है कि एवरीवन इज ये वरीड कि हम डॉक्टर ऑफ साहब, बैलेंस ऊंट ना की मिसाल आपने, ऊंट किसी करवट बैठ गया है या अभी बैठने हो। की नहीं नहीं कोशिश? नहीं, अच्छा। दैट इज द पॉइंट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, यही तो पॉइंट है। जिस वक्त वो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। जहां वो चल रहा था ना, या हम्म। जहां वो बैठा हुआ था, अब वो वहां नहीं है। हम्म। अब वो, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो सबसे मुश्किल होता है ऊंट की सवारी में, वो जब उठ रहा होता है या बैठ रहा होता है, या बैठने से पहले या बैठने के बाद वाला जो है ना, जब बिल्कुल आपका बैलेंस ऑफ हो रहा होता है। हम्म। तो उस बैलेंस ऑफ में मेरे ख्याल में आपको ये जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, सारी जो ताकतें हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई वो मुल्क हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, वो अब ये देख रहा है कि यार ये जो ऊंट की करवटें हैं ना, इसमें हाउ डू आई पोजिशन माई सेल्फ, कि हम्म। मैं अगर बड़ी ताकत था पिछले 70 साल, तो मैं ऑफ बैलेंस ना हो जाऊं। मुझे या मुझे मैं मुझे अगर मुझे चीन डॉक्टर हूं और साहब ये उभरती हुई बताएं, ताकत हूं, मुझे ये तो बताएं जब कि ऊंट खड़ा हो तो मैं उस जगह पे हूं जहां मेरी वहां पर कुव्वत हो। सो वहां ये पर इस वक्त सबसे फैसले मुश्किल जो फैसले दौर कौन होता है कर ना, रहा है? ये वो प्रेसिडेंट होता है ट्रम्प व्हेन द कर रहे हैं, ट्रांजिशन इज उनकी हैपनिंग। छोटी सी टीम फैसले कर रही है। हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मतलब मार्को रूबियो हैं, इलॉन मस्क बाहर हो गए, मतलब हु इज कॉलिंग द शॉट्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ये यकीनन सवाल है, और अमेरिका में एक मखसूस सवाल है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। एक तरह से तो आपके पास डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक बड़े मजबूत प्रेसिडेंट आए हैं, जिनकी बात अगर समझ ना भी आए तो आपको ये पता है कि उस बात का कोई भी असर हो सकता है, बिकॉज ही उनकी, उन्होंने सारी जो पावर है वो पर्सोनिफाई कर ली है। इसीलिए अमेरिका में उनको कई बार इंपीरियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। लोग अगर जो उनके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि जी ये किंग डोनाल्ड है, क्योंकि वो सारी उन्होंने पावर जो है, जो सारे इदारे थे, जो एक बैलेंस ऑफ पावर होती थी कि जी ये कोर्ट्स का है, ये कांग्रेस का है, ये एग्जेक्टिव का है, ये इस्टेब्लिशमेंट का है, उन्होंने सारी की सारी को अपनी ज़ात में एक मुंजमद कर लिया। लेकिन इन अ वे अगर दुनिया की तरफ देखें तो आप देखते हैं कि इस किस्म के लीडर वो अकेले नहीं है। तमाम दुनिया में, ये जो मैं कह रहा हूँ ना टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, तमाम दुनिया में एक खास किस्म की लीडरशिप की मांग है, एक असर्टिव, एक मैस्कुलिन, एक एक मस्कुलर लीडरशिप की। चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मोदी हो हमारे अपने इलाके में, चाहे चाहे वो टर्की में अर्दोगान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में MBS हो। तो एक तो लेयर ये है कि हु इज कॉलिंग द शॉट, ना सिर्फ अमेरिका में लेकिन दुनिया में। अमेरिका में हु इज कॉलिंग द शॉट, मेरे ख्याल में हर शॉट जो है वो एक अलग रूल पे शॉट किया जाता है। लेकिन एक और लेयर है हु इज द कॉलिंग ऑफ शॉट्स की, और वो है जिसको मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, क्विन स्लोबोडियन, मेरे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी एक नई किताब है, दूसरे लोग भी जो आप कह रहे हैं, जिसको वो कहते हैं टेक्नो अनार्किस्ट, कि ये जो टेक्नोलॉजी के बल पे एक इमेंस और ऑब्नॉक्शियस वेल्थ आ गई है कुछ लोगों के हाथ में। ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं या क्या है, जिसमें जिसका जो आर्किटाइप है वो इलॉन मस्क है, जिनके पास अब वेल्थ इतनी है कि उसकी वो उसको आप समझ नहीं सकते, संभालना तो दूर की बात है ना, समझ नहीं सकते। चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो मेरे ख्याल में सबसे अहम जो नाम है वो पीटर थील का है। ये भी आपके प्रोग्राम में कुछ साल पहले कहा था, शायद लोगों को उस वक्त उनका अंदाजा हो या ना हो। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पेपाल टुडे इन द वाले, वर्ल्ड। पेपाल वाले पीटर थील। पीटर थील, पेपॉल वाले, लेकिन उससे ज्यादा अब जो है पैलेंटेयर वाले, पैलेंटेयर जो बेसिकली आपकी हाँ, जो जंग की जो सारा डेटा और कार्रवाई है उसको, मॉनिटरिंग और वो सारा जो काम हो रहा है।
उसको नहीं जंग की सूरत को चेंज कर लिया। लेकिन उसके अलावा जेफ बीजोस हो गए, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो एआई हो गया। मैं कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आपको एक छोटा सा नंबर देता हूँ यार। इलॉन मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है, हम्म। राइट, ये कहना कि आज वो आउट है कल फिर आ जाएंगे, कल फिर बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे, ये अलग बातें हम्म। हैं। लेकिन इलॉन मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। ये जरा सोच लें इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी मेजर, मतलब ये क्वार्टर बिलियन लोगों का मुल्क है, 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पर्सनल वेल्थ है एक शख्स की, नॉट पीटर थिल बट इलॉन मस्क। और यही है जेफ बीजोस का, यही है 45 जो फेसबुक मिलियन वाला है। डॉलर्स उसने खर्च किए हैं अपनी शादी पे। आप ने फॉलो किया उसके जी। बीजोस की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार इस हफ्ते की। यहाँ बड़ी खबर यह है कि एक दिन में उसने $80 मिलियन अपनी शादी पे, 60 साल के शख्स हैं, अच्छा। अपनी नई शादी पे उन्होंने $60 मिलियन। अच्छा, $60 मिलियन उनके पास हैं तो जरूर करें यार, अल्लाह खुश रखे उनको। हमने इंडिया में भी देखा अंबानी का। लेकिन ये वही शख्स है कि इसका जो पहले इसका जो चार्म था वो ये था कि जब इन्होंने अमेजोन बनाया और जब अमेजोन बड़ा भी हो गया, तो उनका जो डेस्क था ना, वो उनका जो टूटा हुआ दरवाजा था उसको उल्टा रख के उस पे डेस्क पे काम करते थे, और अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना ली उसमें उन्होंने, अमेजोन में। इस कहानी सुनाने का मतलब क्या है, देखें, ये नंबर इंटरेस्टिंग है लेकिन नंबर की बात ये नहीं है। बात ये है कि जब इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है इंडिविजुअल्स के पास, तो लिटरली, और ये पॉलिटिकल साइंस का एक असूल है और ये सदियों से असूल है, तो फिर आप उसका क्या करते हैं। देखिए ना, मेरे पास 100 से 200 रुपए आ जाएंगे, मैं डबल खा लूंगा। मेरे पास 2 मिलियन आ जाएगा, मैं बड़ा घर ले लूंगा। मेरे पास 10 मिलियन आ जाएगा, मैं बोट ले लूंगा, जहाज ले लूंगा। लेकिन जब आपके पास मिलियन से बिलियन और बिलियन से अब फर्स्ट ट्रिलियनियर की बात हो रही है, तो फिर जो आपके जहन में चीज आती है, आप उसका कुछ करेंगे ना, हम्म। वो ये आता है कि मैं अब दुनिया बदल सकता हूँ। सो हम्म। इलॉन मस्क का जो, आप सोचे ना कि इन सारों की, वो पीटर थिल की एम्बिशन ये है कि लाइफ फॉर एवर, इनमें से कई जो हैं वो मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि देन दे स्टार्ट थिंकिंग एट अ स्टेट लेवल। हम्म। देखो ना, अगर इनकी जीडीपी के मतलब हिसाब की एक एक शख्स की वेल्थ हो, चाहे वो स्टॉक्स में ही हो, तो देन योर एम्बिशन इज कि अच्छा यार, मैं तो फिर वो स्टेल्थ बॉम्बर भी ले सकता हूँ। मैं तो फिर हुकूमतों को ना सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पहली बार नहीं है। आई एम नॉट बीइंग कंस्पिरेटोरियल, रियली आई एम नॉट। अमेरिका में कम से कम ये एक बार पहले भी हुआ, हमने अपने इलाके में मुगलों के दौर में देखा कि जब पर्सनल और मेरे वेल्थ ख्याल से इतनी वहाँ accumulate हो। वहाँ डॉक्टर साहब काफ़ी इस वक्त ये लॉन्जेटिविटी और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमेशा जिंदगी लंबी रहे और ये सारा इस पे बड़ा जी, काम वो हो रहा है इस कायरोस्पेस के, मैं अपना सर जो है वो साइंस को, ये पहले भी हमेशा होता है। लेकिन बट अपार्ट फ्रॉम कि उसको आप साइंस समझें या उसको आप हमाकत समझें, द रियल इशू इज कि जब इंडिविजुअल वेल्थ स्टेट वेल्थ के लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाए, तो फिर इंडिविजुअल्स, अफराद, ये सोचेंगे कि यार, अच्छा, पावर होती है ना, वेल्थ तो पावर होती है, कि मेरी पावर उस किस्म की होनी चाहिए कि जो स्टेट की हो। आपने पूछा बॉस्टन में क्या हो रहा है इस वक्त, खबर ये है कि इलॉन मस्क जो है, जो ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड थे, अब वो ये कहते हैं कि जो वोट देगा ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को, मैं इंश्योर करूंगा कि वो अगली बार जीते ना। राइट, क्योंकि और अब ट्रम्प नहीं, एक ट्रम्प शख्स कह रहे हैं अपनी मैं वेल्थ निकाल से ये दूंगा। कह सकता। ट्रम्प ने ये भी तो कहा है मैं निकाल दूंगा, डिपोर्ट कर दूंगा उसको, ट्रम्प इलॉन को। कहता है अच्छा यार, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारी जो है। अब ये भी बात हो रही है कि अच्छा जी, वो क्योंकि अमेरिकन नहीं थे, तो हर किस्म की ये जो, तो आप अमेरिकन नहीं थे तो मैं आपकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दूंगा, तुम्हारी कंपनियां तोड़ दूंगा। ये सारी वो, यार आपको, मुझे पता है इन चीज़ों का शौक है, ये उस किस्म की कहानियां हैं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बादशाह को कोई पसंद नहीं आया तो उसने उसको उठा दिया और यूं कर दिया और वो कर दिया। लेकिन माई कॉन्टेक्स्ट इज नॉट द यूएस, माई कॉन्टेक्स्ट इज कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इस तनाजुर में हो रहा है कि वो जो हमने ऊंट की बात की या टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स की बात की, कि दुनिया जो चेंज हो रही है, उसके असूल और कवायद, जो असूल और कवायद थे जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते थे, राइट, आप किस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, मैं किस बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ, कि एक हिस्ट्री है। हम कहते हैं यार, अगर जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है, और हम कहते हैं कि जी ये स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स हैं। अब आप जब उस दौर में आ जाएं कि वो स्टेटेड अनस्टेटेड रूल्स आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, वो चल ही नहीं रहे, और हमें पता नहीं कि नया रूल क्या है, तो फिर जिसके हाथ में ताकत होगी वो कहेगा मैं रूल बनाता हूं। पीटर थील कहेगा मैं रूल बनाता हूं,
मैं जंग की सूरत हाल ही चेंज करता हूँ। इस वक्त जो इसराइल कर रहा है, चाहे जो उसने गजा में किया या लबनान में किया या हमास के साथ किया या डॉक्टर हिजबुल्लाह साहब के लोगों के साथ एक किया। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको लेकर आता हूँ जरा, मुझे मिडल ईस्ट समझाएं इस वक्त। मिडल ईस्ट के अंदर पहले तो ये बताएं कि ईरान की वॉर खत्म हो गई है, पॉज का बटन दबा हुआ है, डीआईए कुछ और कह रही है, सीआईए कुछ और कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और, ईरान, और ये क्या था? मतलब है कि रिजीम चेंज हो रहा था, डायलॉग चल रहा था, डायलॉग ओमान में होना था, बीच में जंग छिड़ गई, वो जंग जो है वो पता नहीं क्या बना, वो इनरिच यूरेनियम की तलाश जारी है, वो फॉर्दा का, मतलब क्या है वहां पर, क्या कैसे देखा जा रहा है इसको? पहले तो ईरान को बताएं ना, फिर मैं जरा आता हूँ ये गजा और इसराइल की तरफ। जी यार एक चीज ये कि आपने क्या, ईरान क्या था, ईरान क्या था नहीं, ईरान क्या है। जी। मतलब ये कि कोई जंग अभी खत्म तो नहीं हुई। अच्छा। सीज फायर हो, गुफ्तगू हो या ना हो, ये तो क्लियरली जो है इस वक्त जो तीन कुव्वतें हैं यहाँ, एक तो जंग तब्दील हो गई ईरान इसराइल से। जो पहले हम बात करते थे ईरान इसराइल की, अब जो है जंग जो है वो ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है वो खुल के एक हरीफ आ गया, विच सरप्राइजेस मेनी पीपल। दूसरी चीज कि वो खत्म नहीं हुई, तीनों जो ताकतें हैं वो क्लेम करती हैं कि जी हम जीत गए, और साथ वो क्लेम करती हैं और साथ दुनिया जानती है कि वो तीनों हार गए। राइट, तीनों की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई। ना अमेरिका की हुई, कि अगर वो प्रोग्राम खत्म करना चाहते थे न्यूक्लियर, वो तो नहीं हुआ। ना नेतन्याहू की हुई, जिनका हदफ जो था कि वो चेंज हो जाएगी रजीम, वो भी नहीं हुई। और ईरान की जो नुकसान हुए हैं वो भी बड़े ऑब्वियस हैं। ऑन द अदर हैंड तीनों के जो हदफ है वो अभी बरकरार हैं, तो ये सिचुएशन ऑन गोइंग है। ये जो जंग जो आपने बात की, अगर अगेन मुझे बड़ी पिक्चर पे ले जाने की इजाज़त दें, ये निशानदेही करती है कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी और अहम जंग है जिसका ये हिस्सा है, वो मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही, वो अमेरिका में हो रही। वो अमेरिका के अंदर एक जंग है, एक सिविल वॉर में मुब्तला है अमेरिका। एक उसी किस्म की सिविल वॉर जैसे एक 100 साल पहले हुई थी। इस वक्त अमेरिका खुद टूटा हुआ है और जंग ये हो रही है कि अमेरिका किधर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो साइड है, या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आइडियोलॉजी है, वो उसकी एक साइड है। एक दूसरी तरफ आपको अगर ममदानी साहब जो न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अब बन गए हैं, उनको आप देख लें, तो अमेरिका की जो टूट है वो इस मिडल ईस्ट की जंग पे असर कर रही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की थी कि मिडल ईस्ट समझाएं, मिडल ईस्ट समझाने की अगर नहीं नहीं, सकत या काबिलियत मेरे में एक होती एक तो एक एक बात, काश। पहले एक बात, आप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है अभी जारी है और इसमें पॉज का बटन दबाया, आप ये कह रहे हैं? ये जो ईरान और आप अमेरिका और इसराइल वाली जो ये जो, बिल्कुल 100%, अच्छा, 100% इसका जारी है। पार्ट देखिए, टू, पार्ट टू होगा किसी भी वक्त? देखिए ना, अभी जो हुआ था वो तो ऑलरेडी पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 5 था ना। ये तो हमने अच्छा। कुछ हफ्ते पहले भी यही बातें देखी। यकीनन होगा, किसी ना किसी तरह होगा। अच्छा। अब वो मुझे नहीं पता किस तरह से होगा। वो शायद रजीम बदल ही जाए। रजीम बदलने के कई तरीके होते हैं, अंदर से भी बदल सकती नहीं है, तो उसी में से रिजीम, कोई। रिजीम बदलने से क्या मतलब है कि वो पहलवी का पहलवी खानदान आ जाएगा? क्या रिजीम मतलब नहीं नहीं, मेरा नहीं कैसे? ख्याल, मेरा नहीं ये जो ख्याल ईरान में इस्लामिक पहले भी आता है। इस्लामिक जो उनका सिस्टम है पूरा, ये तब्दील हो जाएगा या हम आयतुल्लाह रजीम खामेनेई से की जगह कोई, क्या रजीम से रिजीम शुरू चेंज करते हैं मींस और व्हाट? हाँ, रजीम से शुरू करते हैं और फिर हम बॉम्ब की भी बात करते हैं। देखें, जी। आप बहुत जानते हैं इसके बारे में कि ये ईरान की जो कहानी है पिछले 100 साल की, ये तो कहानी ही रजीम की है। ठीक है। एक मुसद्दिक की रजीम थी जो आई, डेमोक्रेसी आई ईरान में। वो रजीम जो है बड़ी ताकतों को जब पसंद नहीं आई तो उसका तख्ता रजीम चेंज की गई, जिससे पहलवी साहब आए और बादशाहत लाई गई। राइट। उसके बाद एक रजीम चेंज जो सबसे बड़ी हुई, वो वो है जिसको ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं, जब खुमैनी साहब आए। वो भी एक रजीम चेंज थी। ठीक। और उस दिन से आज तक अमेरिका का हदफ, और अमेरिका की वजह से ही इसराइल का हदफ जो है वो उस रजीम को चेंज करना। तो ये नई गेम नहीं है। आप अगर नहीं देख तो लें उस कार्टर रिजीम को से चेंज कहानी, करने का मतलब ये है कि दोबारा पहलवी फैमिली आ जाए, ये नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, कि वो उसका मतलब ये है कि एक जो आप समझ लें आयतुल्ला की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक हुकूमत आई जिसने बहुत एंटी अमेरिकन गुफ्तगू की, उसको तब्दील किया जाए। इस वक्त जो है मेरे ख्याल में पहलवी का आना जो है इज लेस लाइकली। लेकिन ये जरूर हो सकता, नेतन्याहू की मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा ट्रंप की, आई एम नॉट श्योर कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। नेतन्याहू का ख्याल ये था कि पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है
उससे ईरान की हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है, इंटरनली, इक्तसादी तौर पे, सियासी तौर पे, मिलिटरली तौर पे, उनके जो साथी थे, प्रॉक्सीज थे, वो कमज़ोर हो गए कि अब अगर हम इस किस्म की हरकत करेंगे जैसे उन्होंने की कि हम लीडर्स को एलिमिनेट करेंगे, हमले करेंगे, तो एक अपराइजिंग होगी और हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। हम्म। ये नहीं था कि कोई बाहर से आएगा, कि इंटरनली वो समझते थे इतने वीक है कि वो खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, दैट डिडंट हैपन, हम्म। दैट डिडंट हैपन। नाउ जो न्यूक्लियर वाला इशू है दैट इज रियल, लेकिन आई कंटिन्यू टू थिंक कि डॉक्टर देखिए साहब ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी अगेन। ये नहीं नहीं बताएं कि ये मिसूरी से, यानी नॉट फ्रॉम वेस्टर्न साइड, यानी जो पैसिफिक में मिसूरी से ये फ्लाई किए 125 जेट्स, और इन पे 14 बॉम्ब्स 30,000 पाउंड ईच वो उसमें रखे हुए थे, और वो फ्लाई करते 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 का पूरा वो पैसिफिक और इंडियन ओशन और क्रॉस करते करते ईरान पे 30 आके वो घंटे टपका के चले गए, और पता नहीं चल रहा कि फर्दा का जो यानी बंकर बस्टर सबसे ज्यादा, यानी अगर टोटल देखें तो ये 4,20,000 पाउंड बन रहे हैं तकरीबन, और ये सबसे बड़े जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो सबसे बड़े यही थे। तो इस ये और बने इसीलिए थे बंकर बस्टर के, या ईरान या चाइना, तो वो अगर फेल हो गए, ये कुछ समझ आ रही है? मतलब ये मतलब अमेरिका के साथ अमेरिका ने क्या किया है ये एक बात। दूसरी बात रिजीम चेंज, मतलब इराक वाले रिजीम चेंज, मतलब वो तो मुल्क बिल्कुल यानी फिर कहाँ पे लिबिया के रिजीम चेंज, व्हाट टाइप ऑफ रिजीम चेंज? जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में नेतन्याहू के लिए था, लेकिन सीरिया में भी तो हुआ ना। अच्छा, ओके। रजीम रजीम चेंज की कई सूरतें हैं, उनमें उनमें जो कल आपका दुश्मन होता है वो आज आपका दोस्त भी हो सकता है। सो आई डोंट थिंक कि रजीम चेंज का मतलब ये था कि पहलवी साहब आएंगे और उनको हम बिठा देंगे, क्योंकि ईरान जो है वो 90 मिलियन लोगों का मुल्क है। आप अगेन कंपेयर करें, ये साइज कंपेयर करना कई बार हम भूल जाते हैं। ईरान जो है वो 90 मिलियन लोग हैं और इसराइल जो है वो 9 मिलियन है, राइट। सो दोनों में एक एक वो है। लेकिन जो आपका जहाज़ों वाली बात है, अगेन मैं आई नो कि हम टॉपिक से टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन ये डॉट्स को मिलाने वाली बात है। आई एम नॉट श्योर कि दे फेल्ड। मिलिटरीली लोगों को ये पता था कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है खाली इन बॉम्ब से जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगेन मेरे ख्याल में मिलिटरीली उनका अंदाज़ा, अव्वल तो ट्रम्प साहब की जिद थी इसलिए वो आ गए, लेकिन मिलिटरीली सेंस ये थी कि यार इससे हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत सालों पीछे हो जाएगा, और कुछ साल या कुछ महीने यकीनन पीछे हुए। बट टू अज्यूम न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन जो मैं डॉट से डॉट मिलाना चाह रहा हूँ, ये आई थिंक इसमें खाली ईरान का मसला नहीं था। इन अ वे ट्रम्प साहब दिखाना भी चाहते थे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना मिलिटरीली इट इज स्टिल वेरी इंप्रेसिव कि आप 30 घंटे की फ्लाइट लेके किसी को पता भी नहीं लगा और इतना ज्यादा पेलोड जो है आपने गिरा दिया। क्योंकि जो मैंने हल्का सा जिक्र किया था, जंग भी तब्दील हो रही है, और उस जंग में अमेरिका देखें, वो आपको याद है कुछ हफ्ते पहले ट्रम्प साहब ने परेड करने की कोशिश की। उनका ख्याल था मैं परेड करूंगा और मेरी परेड से जो है दुनिया को पता लगेगा कि हमारी मिलिट्री ताकत कितनी है। अनफॉर्चुनेटली द परेड काइंड ऑफ फ्लॉप्ड। हम जिन्होंने परेडें देखी हुई हैं या रूस में या चीन में या दूसरे ममालिक में, इट वाजंट वेरी इंप्रेसिव। लेकिन दीज प्लेन्स आर इंप्रेसिव। मेरा कहने का मकसद ये है, आई एम यूजुअली नॉट अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ एनालिसिस गाय, लेकिन इस वक्त आपकी वॉरफेयर भी चेंज हो रही है। ये नहीं है कि जंगें पहले नहीं हुई, लेकिन आपने अनकरीब और इस वक्त जो है जो मिड साइज पावर्स हैं उन पे जंग मुसल्लत होते हुए देखा है। चाहे वो रूस हो यूक्रेन के साथ, चाहे वो इजराइल हो गजा के साथ, एक इजाजत दीजिएगा, गजा के साथ आपको समझ आता है, ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान और भारत हो, और तीनों में आपको ये नजर आ रहा है कि जो अजम्पशन थी कि जो ताकतवर है वो एकदम खत्म कर देगा, वो नहीं हुई, राइट। सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ऑन डिस्प्ले, एंड ट्रम्प साहब पार्टली अपनी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कर रहे थे कि याद रखो कि मेरे पास ऐसी चीजें भी हैं। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। अच्छा, मैं उसी पे असल में बात मैं ईरान के साथ कनेक्ट कर रहा था। ये जो इसराइल वाला नेतन्याहू ने आना था शायद, क्योंकि वहाँ पे रॉन देमर पहुंचे हुए थे, तो ये था कि नेतन्याहू एक आध दिन में आ जाएगा। वो ट्रम्प साहब बार बार वो गजा को सीज फायर कराओ, ये कराओ, वो बड़े बेचैन थे जब ये नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई। नेटो पे भी बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब। लेकिन वो चला गया है दौरा, अब उनका सेवन्थ को कहा गया है कि जी व्हाइट हाउस में वो आएंगे। तो अभी ये पूरे जो 6 दिन है दरमियान में,
इसमें ये जेनोसाइड जारी रहेगा और क्या हकीकतन टू स्टेट सोल्यूशन का ऐलान होगा, परमानेंट सीज फायर होगी, टेम्पररी होगी? कई मुस्लिम मुल्क भी शायद नहीं चाहते कि टू स्टेट बने, और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जी वो टेम्पररी ही चाहते हैं दरमियान में। अहमद शरा की सुलह हो गई अमेरिका के साथ, जिसके नतीजे में वहाँ सीरिया के अंदर भी एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है बहुत बड़ा, कि ये अहमद शरा जो हैं, यानी आप सोचें ना बशारुल असद की जगह अहमद शरा जो हैं वो सबसे पहले सैंक्शंस हटाई हैं, और वो उनकी जो हरकत व तहरीर शाम है उसको भी शायद वो टेररिस्ट से निकाल रहे हैं। तो ये आप कैसे देख रहे हैं? और वो वहाँ पर एक खाना जंगी है इसराइल में खुद भी, वो वेस्ट बैंक के ऊपर जो है वहाँ पे फौजियों की लड़ाई हो रही है सेटलर्स के साथ। तो आप डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद में ज़रा इसी पहले ज़रा हम ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया को, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के क्या इसका डॉट कनेक्ट होता है कहीं विद नेटो एंड विद यूक्रेन एंड पुतिन। एक वक्फा ख़वातीन हज़रात, और वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आदिल लजन साहब जिस तरह कह रहे थे कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जो जंग है अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी है। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें तीनों ने ही एक तरह से फतह का ऐलान कर दिया और तीनों को ही नुकसान भी पहुंचा है, तो यकीनन इसका अगला फेज़ होगा। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं बॉस्टन में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा ज़रा, एक तो अगर मैं दुरुस्त समझाऊँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये ईरान और अमेरिका / इसराइल का जो झगड़ा है ये जारी रहेगा। अब इसमें ज़रा आप ये इसराइल का मुझे बताइएगा कि ये नेतन्याहू क्या टू स्टेट की तरफ जा रहे हैं ट्रंप, या ये फटा और बढ़ेगा? अभी ये उसमें कहीं सेटलर्स और टेम्पररी सीज फायर और ये सारा, ये क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों में? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ये तो नहीं इल्म के क्या होगा, लेकिन ये जाहिर है कि नेतन्याहू अबैंडन कर चुके हैं टू स्टेट का इवन जिक्र करना। मेरे ख्याल में वो यकीन तो पहले भी नहीं करते थे। अच्छा। अब तो ना सिर्फ वो जिक्र नहीं करते, वो खुल के उसकी ऑपोजिशन करते हैं। इन अ वे नेतन्याहू की मेरे ख्याल में लॉजिक ये है कि उनको पता है कि ये उनका आखिरी चांस है। हम्म। उनको ये पता है कि जो गजा हो या ईरान हो, हम्म। जो मैंने करना है अभी कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और उसकी कुछ वजूहात हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो रैश हो रहे हैं। कुछ उनकी इंटरनल वजूहात हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो उन पे प्रेशर्स हैं। आप देखें, ये जो पिछले हफ्तों में जब ईरान की बात हुई तो इन अ वे गजा की कहानी जो है वो न्यूज़ से हट गई। इसका ये मतलब नहीं था कि जेनोसाइड नहीं हो रही थी। और गजा से ज़्यादा जो अभी भी हम बात कम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे कम जिक्र आता है कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। जो नेतन्याहू साहब की एडवांस है वो सिर्फ गजा की हद तक नहीं है, वो तो पूरे उसमें वेस्ट बैंक में भी है। सो ये इसका एक पस मंजर ये है कि मेरे ख्याल में नेतन्याहू के जहन में ये है कि दिस इज माई लास्ट बेस्ट चांस, मैंने जो करना है अभी कर लूँ। मैंने पहले जिक्र किया, आपसे गुजारिश की कि जो जितनी जंगें हो रही हैं उसमें सबसे अहम जंग है वो है अमेरिका की खाना जंगी, वो है अच्छा, मुझे अमेरिका सिर्फ की। एक बात ऐड कीजिएगा, क्या इसराइल में भी खाना जंगी हो रही है इस वक्त? इसराइल में हो रही है। इसराइल में मेरे ख्याल में खाना जंगी से ज्यादा जो है वो एक पॉलिटिकल टसल है, क्योंकि देखे ना, एक बहुत सारी चीजें हुई उसमें। नहीं, एक तो जैसे ये हुआ कि शिनबेत एक तरफ खड़ी है, जज एक तरफ खड़े हो जाते हैं, कभी फौज और सेटलर्स की लड़ाई, ये भी तो है ना सारा सिलसिला। ये सारी है। और इसका एक और भी पस मंजर है जो पिछले हफ्तों में हुआ, वो ये हुआ कि पहली बार, हम सोचते हैं कि जंग बड़े अरसे से हो रही है, लेकिन पहली बार आम इजरायलियों के लिए तल अवीव में जंग उनके मोहल्ले में आ गई। देखिए ना, अब तक तो गजा हो या वेस्ट बैंक हो वो टीवी पे ही देखते थे, उसी तरह देखते थे जिस तरह आप और मैं देखते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस ऐसा था। जो ईरान ने सरप्राइज दी, ये नहीं कि वो ईरान जीत गया, आई मीन ओवरवेलमिंगली इसराइल की ताकत ज्यादा है, लेकिन इसराइल पे जब ईरान ने हमले किए तो फिर वो जंग उनके मोहल्ले में, उनकी बिल्डिंग में, उनके हमसाए में आ गई, और उससे भी एक फर्क पड़ा। लेकिन उससे ज्यादा जो फर्क पड़ा मेरे ख्याल में इन सारी हरकतों में, जिनकी हमने इतने सारे डॉट्स खोले, जिस चीज का मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है, वो चीज जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकता था। अगर आप मुझे कहते तो मैं सोचता यार ये कैसे होगी। वो है शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन इन द यूएस। अमेरिका में इजराइल और नेतन्याहू वाज अ टोटल रेड लाइन, आप उसको बात करने का सोच भी नहीं सकते थे।
जैसे होता था ना, कोई अगर बात भी करे तो एकदम आप पे एंकर भी पड़ते थे। एंड दैट हैज शिफ्टेड। ये जो न्यूयॉर्क में हुआ जोहरान ममदानी के साथ, उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उसका सबसे अहम जो इंटरनेशनल रिलेशन पहलू ये है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो इसराइल को खुल के कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, खुल के कहता है कि वो जेनोसाइड है। और एंड गिरफ्तार दैट कर इज लूं, नॉट, मैं कहता है नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा। मैं गिरफ्तार कर लूंगा। और वो क्यों कहता है? इसलिए कि ही इज रीडिंग द पब्लिक पल्स। और अब जो है एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों पे, दोनों तरफ जो एक्सट्रीम है, जो लोग आपस में बात नहीं करते, वो दोनों जो हैं इसराइल और एपेक के बारे में जो है वो सवाल करना शुरू कर रहे हैं कि यार ये जंग में हमारा क्या एंगल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। राइट। एंड अगर आप नेतन्याहू हों तो मेरे ख्याल में वो ईरान, लबनान और यमन से ज्यादा उनको फिक्र ये है कि इफ आई लूज अमेरिकन सपोर्ट। लेकिन अभी भी कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ है, मेजोरिटी जो है आम मिडिल अमेरिका की वो उनके साथ है। बट व्हेन ही सीज के एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों पे ये वो बात हो रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, नहीं, तसव्वुर भी लेकिन नहीं कर सकते। ट्रम्प क्या ऐलान करेंगे? ट्रम्प जो है क्या वो 2 स्टेट का ऐलान करेंगे? क्या सीज फायर एक्सटेंड कर देंगे? स्टीव विटकॉफ जो एक आइडिया तो ये भी चल रहा है कि 60 दिन बढ़ा दी जाएगी, ये कि एक ही दम सारे मसाइल हल करें जो, और यार, सारे जी। ट्रम्प ट्रम्प बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, वो ट्रम्प ही करेंगे। और जो करेंगे वो उस दिन सुबह ही फैसला होगा। आई आई एम कन्विंस्ड कि यहाँ स्ट्रेटजी नहीं है, वो एनीथिंग कैन चेंज। लेकिन देखें ना, ट्रम्प भी अब जो है वो नेतन्याहू को भी डांटना शुरू कर दिया है, बल्कि गालियां देके कई बार डांटना शुरू कर दिया है। सो आई आई डू नॉट थिंक कि ऐसा है कि ट्रम्प के जहन में प्लान है और वो वेट कर रहे हैं। आई थिंक कि हर मूव के साथ ही इज ट्रूली इम्पल्सिव, इसीलिए वो एक तरह से ज्यादा पावरफुल भी हैं और ज्यादा डेंजरस भी हैं। कि वो इम्पल्स पे एक्ट कर सकते हैं। आई डू नॉट थिंक कि आई डू थिंक कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह सीज फायर हो। मुझे अब यकीन ये होने लगा है कि ही ऑनेस्टली वांट्स कि ये किसी तरह बंद हो। और नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कता कलामी, वो अरब प्लान को मंजूर करके गए, पैसा पहुंचा नहीं है अभी आपकी तरफ, पैसा बाद में आएगा। उन्होंने इजिप्शियन प्लान को और सऊदी प्लान को एक्सेप्ट किया, और वो जो प्लान था कि रिवेरिया बनाएंगे और गजा, वो सारा रिजेक्ट किया। उसके बाद स्टीव विटकॉफ आए, बाकी लोग आए, यहाँ सारा तय करके गए। आपका ख्याल है कि सारे अरब ममालिक के साथ वो पंगा लेंगे ट्रंप एक नेतन्याहू के लिए इस वक्त? असली मसला ये है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मसला ये भी है ना कि ट्रम्प इज रियलाइजिंग, जो बाइडेन ने भी रियलाइज किया था, कि नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहा। मैं जो आपसे पहले कह रहा था ना कि नेतन्याहू के लिए दिस इज डू और डाई। बाइडेन के जमाने में आपको याद है वो बाइडेन की भी नहीं सुन रहे थे, हालांकि बाइडेन भी उनका इतना ही दोस्त था। वो आके व्हाइट हाउस से मिलने के बजाय सीधा कांग्रेस पहुंच जाते थे, बिकॉज ही थॉट जोन ये था कि अमेरिका मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है। दैट इज वाई जो मैंने जोरान वाली बात की ना, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाली, दैट इज मोर डेंजरस। कि नेतन्याहू की पावर ये है अमेरिका में थी या उनके जहन में, कि आई कैन इवन चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अच्छा, और वो ट्रम्प कम हो, इसराइली लॉबी कमजोर हो गई आईपैक। अब तो देखे ना, कमजोर हुई हो, खत्म तो बिल्कुल नहीं हुई, बड़ी भी ठीक बड़ी है। मजबूत है। लेकिन जो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि उसके बारे में बात हो, वो अब बात होनी शुरू हो गई है। अच्छा, वेरी और इंटरेस्टिंग। दोनों तरफ से हो गई है। सो इट इज नॉट कि वो कमजोर हो गई है, बट इट इज नो लॉन्गर इनविंसिबल जैसे वो पहले थी। और ट्रंप की भी अगर आप फ्रस्ट्रेशन देखें ना, आपको बार बार ट्रंप की स्टेटमेंट्स नजर आती हैं नेतन्याहू के बारे में, ऑफ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वो ये है कि इन हिज माइंड वो कहते हैं कि यार जंग तो तुम मेरी वजह से लड़ रहे हो। नहीं तो उसके जहन में तो फिर वो गाली है ना जो उसने दी है ट्रम्प को। हाँ, उसने उसके जहन में वही है, नेतन्याहू को लेकिन गालियां, वो गालियां देते हुए गया है वहां से, उसके जहन में तो वो बट नेतन्याहू। ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने उनको अबेंडन कर दिया। अभी भी ट्रंप की जो बड़ी क्लियर सपोर्ट है वो तो देखे ना, वरना वो जहाज ना जाते ना, बी टू बॉम्बर्स ना जाते। व्हेन पुश केम टू शव, जब नहीं नहीं, इजराइल लेकिन अगर संभालना ट्रम्प पड़ा पूरे, तो मैं डॉक्टर साहब ये बताएं, पूरे नेटो को वो अबेंडन कर सकता है? पूरे जेलेंस्की सारा का सारा वो फारिग कर दिया उसने। नेटो समिट पे भी आपके कमेंट्स में चाहूंगा, पूरा यूरोप ही फारिग कर दिया उसने। तो नेतन्याहू को गालियां भी दे दी, तो नेतन्याहू और जेलेंस्की का कोई एक ही फेट नहीं है? नहीं 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 नहीं, अच्छा। नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की बड़े फर्क है इस वक्त। और मेरे ख्याल में अभी तक जो है, अगेन ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सवाल उठने का मतलब ये नहीं है कि गेम चेंज हो गई है पूरी तरह। ये जरूर मतलब है कि गेम चेंज हो सकती है, क्योंकि जो इसराइल की सपोर्ट थी वो यूक्रेन की तरह नहीं थी। अच्छा। यूक्रेन की सपोर्ट एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर का मतलब ये नहीं कि जाली है, लेकिन वो एक क्रिएट की गई।
लेकिन इसराइल की सपोर्ट तो 70 साल से क्रिएट की गई है ना, या कम से कम 1960 से तो जरूर क्रिएट की गई है। तो वो तो एक दिन में जाने वाली नहीं है। लेकिन दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं जो जोहरान की या जो मैं एक्सट्रीम राइट की बात करता हूँ कि वो सवाल पूछते हैं, तो उसकी अहमियत ये है, उसकी अहमियत ये है कि जो 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 पॉलिटिशियंस अभी भी जो ज़्यादातर कांग्रेस में है, जब वो देखेंगे कि यार मेरा वोटर वेवर कर रहा है, तो आखिर में जो है ना, पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज होती है। सो दे विल ऑल्सो फिगर आउट कि अच्छा यार, ये जो था जिसको मैं सवाल नहीं कर सकता था, शायद अब मैं भी कर सकता हूँ। अगर उसका वोटर पूछना शुरू कर देगा कि हम इसराइल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, देखो ना 60 साल में तो कभी नहीं पूछा, लेकिन अगर वो पूछना शुरू कर देगा, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो जो है ना, जो अमेरिका के अंदरून की जंग है, अब उसमें एक नया महाज खुल गया है जो अमेरिका की सपोर्ट टू इसराइल के बारे में। एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट सरप्राइज। ये जो सब कुछ हुआ है, इनमें से हर चीज मैं, अगर मतलब ये नहीं कि मुझे पता था कि होगा, लेकिन आप इमेजिन जरूर कर सकते थे। जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, वो गुफ्तगू है जो इस वक्त अमेरिकन सोशल मीडिया पे और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होनी शुरू हो गई है अबाउट इसराइल। और उसका जो सेहरा है वो जोहरान को नहीं जाता, वो उन यंग बच्चों को जाता है जिन्होंने आज से साल 2 साल पहले कॉलेज कैंपस में, देखें ये वियतनाम वाली बात है, जब कॉलेज कैंपस में, आपको याद है जब मुजाहरे शुरू होने हुए, फिर उन पे एहतजाज हुआ, फिर उसके ऊपर उन पे फौज भी आई और उस पे पुलिस भी आई। तो ऑल ऑफ दिस, ये स्लो बर्न होता है पॉलिटिक्स का, ये उसका नतीजा है। सो इन अ वे द इनफैलिबल सपोर्ट फॉर Israel and Netanyahu is now becoming fallible. अब वो कहाँ जाती है, we do not know. Maybe Israel वापस लेकिन आके कम होती जा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने गालियां तो दे दी ना, ये तो सोच भी नहीं सकता था कोई, वो तो आईपैक पे जा जाके वोट मांगते थे और मुतअद्दिद बार अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है नेतन्याहू। ठीक है, अच्छा मुझे लेकिन मुझे मुझे मैं डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा कैनवस को बढ़ा के इसमें इंडिया को लेकर आता हूँ, और फिर एससीओ और शी जिनपिंग और ये सारा टैरिफ का, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्या हो रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है? वो टीज कर रहा है उन्हें बार बार, वो टैरिफ का मसला अटका हुआ है, वो कह रहा है जंग मैंने खत्म करवाई है। वो आज वो जयशंकर पहुंचे हुए हैं, वहां पे मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें वो जापान तपा बैठा है, हमारे ऊपर डिफेंस का खर्चा क्यों बढ़ा, हमारा क्या गलती है? उधर ऑकस वाले ऑस्ट्रेलिया वाली चीजें, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ क्या हो रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो भी हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। अच्छा, ये उनकी अपनी और शायद जयशंकर साहब के साथ जो एक एरोगेंस थी उसका नतीजा। और अगेन इसीलिए देखें, कई बार जो है ना, लगता है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। जो गुज़िश्ता साल में भारत की तरफ से, खुसूसन कनाडा में हुआ या यूके में हुआ, जिस किस्म की एक इंटेलिजेंस एरोगेंस हो गई कि हम अपने जो मुखालफिन हैं उनको तुम्हारे मुल्क में जाके मार देंगे, तो दुनिया देखती है। अगर खामोश भी रहती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देख नहीं रही। और फिर जो पाकिस्तान के साथ जब झड़प हुई अभी, उसमें जो एक ऑन द ग्राउंड या इन द एयर नतीजा आया, तो ये दुनिया बड़ी फिकल होती है, पॉलिटिक्स बड़ी फिकल होती है, ये चीज़ें सारी गिरती हैं। सो इट इज़ नॉट एज मच के दुनिया के व्यू अबाउट इंडिया, दुनिया इंडिया को पुश कर रही है, लेकिन इंडिया ने अपने आप जो सेल्फ गोल किए हैं उनका ये पार्टली नतीजा आप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेपरेट करते हैं इंडिया से? मैं कम से कम करता हूं। सेपरेट हो या ना हो, लेकिन देखिए सपोर्ट तो बड़ी है ना इंडिया में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी इंडिया में ऐसी बना ली जिसको यकीन दिला दिया कि अब हम ग्रेट पावर बन गए। ओहो, लेकिन क्लियरली अमेरिका, इंडिया भी ग्रेट पावर नहीं है। और इंडिया का ग्रेट पावर प्रोक्लेम करना, बाकी ग्रेट पावर सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका भी, उसको भी इतना ज़्यादा रास नहीं आता। सो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एज हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। सो उसमें भी जैसे हमने नेतन्याहू की बात की, दरार पड़ती है, उसमें सवाल उठते हैं, लेकिन अमेरिकन कैलकुलेशन में अभी भी उनका जो एलाई है, चाहे हम जाके उनसे मुलाकात करें या वट करें, हमें एक, हम से मुराद पाकिस्तान है, हमें एक विंडो मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो नहीं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक फिर वही जो बात, भी, अगर उनका एलाई है तो उसे एम्बेरस, देखे ना, पब्लिकली एम्बेरस करना इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को। फिर ये टैरिफ का रौला पड़ा हुआ है, फिर वो जो है वो कह रहे हैं टैरिफ अब्यूजर। ये दूसरी बात,
इसमें जरा शी जिनपिंग को लेकर आए ना, प्रीमियर शी जिनपिंग को आप लाएं और वो एकदम से एससीओ। अच्छा पहले तो ये चले फाइनेंस के हवाले से बात होती थी ना, एक जी कमर्शियल वो या जो भी आप कहें उसमें कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और सी पैक, अब वो डिफेंस में आपके साथ खड़े हैं। अब एससीओ एक बड़ा फोरम बन गया है जिसमें सेंट्रल एशिया भी आ गया है, जिसमें बाकी मुल्क, और ये बढ़ता जा रहा है और ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पैरेलल सिस्टम, और इंडिया कहीं मिसफिट फील कर रहा है अपने आप को। जी डॉक्टर साहब। एससीओ बड़ा फोरम हो गया है। अब बात हो रही है सार्क माइनस इंडिया की, जी कि सार्क जो माइनस पाकिस्तान करने में नाकाम रहा इतने साल, अब बात ये हो रही है कि सार्क माइनस इंडिया कर दो। और ये भी अगेन मैं अगर उस बड़ी जो आज की एटलीस्ट मेरा है कि ये दुनिया तब्दील हो रही है, टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, तो जो हमारे जो इदारे थे वो जो हमारे सामने जब क्रम्बल हो रहे हैं, देखिए क्रम्बल जिसका जिक्र आपने बिल्कुल नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस। देखिए ना, यूनाइटेड नेशन स्क्रीन पे ही नहीं है यार। यूएसएड आज खत्म, आज मेरा ख्याल है खत्म हो गई नहीं, यूएसएड। यूएसएड तो चलो अलग बात है ना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस अमूमन जब कोई मसले होते थे तो आप सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते थे। इवन इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ झगड़ा तो यूनाइटेड नेशन का जिक्र ही नहीं आया। पैलेस्टाइन में अब तकरीबन नहीं आता, यूक्रेन में अब नहीं आता। सो कुछ इदारे हैं जो वो क्रम्बल हो रहे हैं, कुछ दूसरे इदारे हैं, नेटो हो गया, एससीओ हो गया, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा यार अगर नई दुनिया बन रही है तो हम अपनी स्पेस बनाएं। उसमें ब्रिक्स का आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त। उसमें आपने एससीओ का जिक्र किया कि वो मस्कुलर हो रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। मैं आपको ना सिर्फ ये सिक्योरिटी इदारे, इवन इकोनॉमिक इदारे, एआईआईबी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो आप समझ लें कि चीन का या ब्रिक्स का जवाब है वर्ल्ड बैंक का, वो जो हैं वो मस्कुलर हो रहे हैं कि यार अच्छा ये वर्ल्ड बैंक देख ना, अभी जो हमारी दुनिया जो थी जो ग्रम्बल हो रही है, उसमें बड़ा एक और चौधरी तो वर्ल्ड बैंक होता था। अब एक वर्ल्ड बैंक के जवाब में एक एशियन रिस्पांस आ गई है, चीनी रिस्पांस आ गई है। आप अगर एक और, मैं आपको नुक्ता, आई एम सॉरी मैं बहुत सारे डॉट्स आज फेंक रहा हूं, लेकिन एक और डॉट फेंक देता हूं कि ईरान ने जो है अपना जीपीएस सिस्टम चेंज कर दिया अमेरिकन सिस्टम से चीनी सिस्टम। अच्छा सो ये जब जो नई सिक्योरिटी प्रोफाइल बनेगी, जो भी नई बसात बिछेगी, मुझे नहीं पता वो क्या होगी, लेकिन उसकी शक्ल जो तब्दील हो रही है वो हर hayat में चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया, जैसे मैंने कहा, उसने अपना जीपीएस सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से मूव करके वो चाइनीज सिस्टम पे ले जा रहे हैं। चीन और अब बहुत सारे मुल्क ये बात कर रहे हैं कि यार ये जो तजारत में हम डॉलर डिपेंडेंट हैं, चीन बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है, बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है कि जो चीनी करेंसी है वो, जैसे यूरो एक सेकंड करेंसी हो गई है, तो सेकंड करेंसी चीनी करेंसी हो जाए और अल्टीमेटली फर्स्ट करेंसी हो जाए। सो ये सारे वो शवाहिद हैं जो इवन इफ दे आर वीक सिग्नल्स राइट नाउ, दे एड अप टू द चेंजिंग सिस्टम। वो जो मैंने बात की ना कि एक निज़ाम था जो क्रम्बल हो रहा है, तो अगर वो क्रम्बल हो रहा है तो कोई नया निज़ाम उठेगा ना, उस निज़ाम की सिक्योरिटी जहद भी होगी, उसकी इकोनॉमिक जहद भी होगी, उसकी टेक्नोलॉजिकल जहद भी होगी, उसकी जंग की जहद भी होगी। जो मैंने जिक्र किया पहले कि तीन जो बड़ी जंगें हुई, तीन रिसेंटली, जो हम पाकिस्तान इंडिया कह लें, यूक्रेन रशिया कह लें, इसराइल ईरान कह लें, उनमें एक सरप्राइज ये भी मिली कि जो हमारी सुपोजिशंस थी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, वो क्वेश्चन हुई। देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान में सपोजिशन ये थी कि इंडिया तो बड़ा तगड़ा है, पाकिस्तान ने उसको टेक्नोलॉजिकली क्रम्बल किया। यूक्रेन में वो ड्रोन जाके रूस में जो है उनको नुकसान पहुंचाते, ये नहीं कि वो जंग जीत गए, लेकिन एक जो अजम्पशन थी कि जंग कैसे होगी उसको क्रम्बल किया। ईरान ने बहुत, उसका नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वो जो आयरन डोम वाली बात थी उसकी अजम्पशन को थोड़ा सा क्रम्बल किया कि यार हम, ठीक है हमारे सारे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो 20% पहुंचेंगे वो हम पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुतीस, तो डॉक्टर साहब हुतीस खड़े हो गए यहाँ पे। सो जी द नेचर ऑफ वॉर जो है, और आप देखें तमाम दुनिया जो है, नेटो क्रम्बल हो या ना हो, हर नेटो का मुल्क जो है वो डिफेंस पे ज्यादा खर्चे कर जाए। अब तो डिफेंस पे खर्चे नहीं, अब तो ये वॉर पे खर्चे, क्योंकि हर एक ये सूंघ रहा है कि यार जो दुनिया आ रही है, हम चाहें या ना चाहें, दैट कैन बी अ वायलेंट, लेकिन फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। तो आपको ये नजर आ रहा है कि एवरी वन इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ये एक खौफनाक बात है, ये टाइम ऑफ मॉन्स्टर का ये मतलब है ना, अच्छा। कि, कि ये एक खौफनाक तो बात है। आप और वो इसलिए सिर्फ यानी नहीं नई कर रहे कि जंगें ट्रम्प किसी कह और रहे। शक्ल में जन्म ले रही हैं, मतलब हम आई मतलब डो नॉट नो कि क्या जन्म ले रही है, लेकिन हर एक को देखना, देखा आपको जब तूफान आने वाला होता है, या जब कोई तेल की कीमत बढ़ने वाली होती है, तो आप जाके मोटरसाइकिल में एक्स्ट्रा तेल डलवा लेते हैं ना।
तो जब मुल्क जो है उनको सूंघते हैं कि यार कोई बड़ी चीज आने वाली है, तो वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर ऊपर कर देते हैं। और जब आपको वो दुनिया के हर मुल्क में नजर आए, छोटा हो बड़ा हो, हर मुल्क बात कर रहा है कि यार ये जहाज होना चाहिए, वो जहाज होना चाहिए, सडनली जो है वी आर टॉकिंग फार मोर अबाउट पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर दुनिया के हर कोने में। ये सिर्फ इन थिएटर्स की बात नहीं है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लातीनी अमेरिका हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो ईस्ट चाइना सी के ममालिक हों। तो हर जगह जब हमें वो नजर आता है, तो वो अगेन जो मेरा जो मेन थीसिस है कि एक दुनिया जो है वो खत्म हो चुकी है, टूट गई, दूसरी दुनिया की अभी शक्ल नहीं आई। और यहां आपका जवाब आता है जो आपने पूछा था ना कि चाइनीज लीडर शी का क्या इसमें रोल है। इन अ वे अब तक जो है ही हैज इमर्ज्ड प्रॉब्ली इन द बेस्ट पोजीशन। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि स्ट्रेंथ थ्रू साइलेंस क्या कितना कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कि पुतिन फिर एक जंग में मुब्तला है। लेकिन इस सारी कार्रवाई में कौन पीछे बैठ के, उनकी टेक्नोलॉजी का भी वाह वाह हो रहा है, उनकी इकोनॉमी का भी वाह ये वाह हो रहा है। डॉक्टर साहब ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जिस तरह एकदम झटका खा के वो सब सब पीछे हटे हैं एकदम से, मतलब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। मतलब बिल्कुल वो, मतलब अब चाइना के वीजे भी इशू हो रहे हैं, उनके बच्चे भी आएंगे वहां पे सारे चाइना, मतलब एक तो ये इसके कमेंट्स थे। दूसरा ये जो ब्लॉक है जिसमें जो पहले मैंने बात की थी कि पाकिस्तान अब डिफेंस के, मतलब डिफेंस में चला गया है, मतलब एक यानी डिफेंस का ब्लॉक बन रहा है ये, पाकिस्तान चाइना बाकी मुल्क मर्ज हो रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं वर्ल्ड बैंक भी घुसा हुआ है बीच में। पाकिस्तान कैसे, मतलब है कि हाउ यू लुक एट पाकिस्तान? यार आसान काम नहीं है। आई मीन आई दिस इज अ सीरियस थिंग। हमने कई बार पहले आपकी और मेरी इस पे बात हुई है कि नीवे नीवे वाला जो वक्त है पाकिस्तान के लिए वही चैलेंज है जो बहुत मुल्कों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ये है कि इस वक्त जो है आप एक बड़ी अनयूजुअल पोजीशन में है कि जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है आई लव यू, और चीन वाले कहते हैं कि आपसे अच्छा हमारा दोस्त ही नहीं है। और एक तरह तो हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए, लेकिन एट सम पॉइंट इनमें से एक चौधरी जो है ना, वो आके मांगेगा आपसे कुछ। अच्छा। और जब वो मांगेगा तो आप क्या दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। दैट इज द चैलेंज ऑफ डिप्लोमेसी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज टिल नाउ प्लेड द गेम वेरी वेल, विच इज कि यार हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान है। इस वक्त तक चीन तो आपको पुश नहीं कर रहा ब्लॉक में आने का। जो आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो चाहे नजर आए या नहीं आए, लेकिन चीन का इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉक्स बनाने का, और वो राइजिंग पावर का अमूमन नहीं होता। नहीं, लेकिन वो डिफेंस में आपके साथ आए हैं ना, जब आपकी हाँ, जंग सपोर्ट हुई है करना तो अलग बड़ा है। अनयूजुअल है कि वो साथ आपके हैं, मतलब बिल्कुल चाइना आए, लेकिन ब्लॉक का खुल के। मतलब तो ये होता है ना कि कोई आपका हरीफ भी है जो बड़ा। तो इन वे चाइना के लिए भी इजी है कि इंडिया को हरीफ बनाया जाए, नहीं, लेकिन लेकिन अगर वो अमेरिका माइनस को। इंडिया सार्क बन रहा है तो कोई ब्लॉक ही बन रहा है ना जब हाँ साहब। हाँ, लेकिन वो भी अमेरिका को नहीं करना चाहेगा। मुझे कई बार खौफ ये आता है कि ट्रम्प साहब, जब ट्रम्प वो कहते हैं ना आई लव यू, तो आई लव यू की बड़ी कीमतें होती हैं। अच्छा। किसी वक्त वो कहेंगे अच्छा आई लव यू तो मुझे तुमसे ये चाहिए। वो आपसे क्या मांग सकते हैं? वो ट्रेड शेड तो हमारा कोई ऐसा है नहीं कि वो टैरिफ मांगेंगे। वो आपसे या मांगेंगे कि चीन से दूर हो जाओ, या अच्छा। मांगेंगे कि ईरान पे कोई पोजीशन ले लो, या मांगेंगे कि फ़लस्तीन पे कोई पोजीशन ले लो। और तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही आप करेंगे। इन अ वे दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हम सही कर रहे हैं बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग यार हमारे नेशनल इंटरेस्ट ये हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, इसके अलावा हम हर एक से बात करना चाहते हैं। सो वो जो जो चेंज वाला पहलू है ना, अगेन वो कि दुनिया तब्दील हो रही है, उसमें वो नीवे नीवे वाली पॉलिसी हमारे जैसे मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वक्त आएगा शायद जब आपको चूज करना पड़ेगा ब्लॉक्स को। ब्लॉक से मेरी मुराद है बड़ी ताकतों वाले ब्लॉक। दैट टाइम इज नॉट नाउ। नाउ इज द टाइम कि यार हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है, लेकिन हम पंगा किसी से नहीं लेना चाह रहे। सो इन अ वे वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिकॉज अगेन वो जो हाथी लड़ने वाली बात है, हाथी लड़ते हैं तो फिर बाकियों के लिए बेहतर यही पाकिस्तान होता है इंडिया की कि लड़ाई के दोबारा चांसेस हैं जंग के? आई डू यू नो अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो मुझे वही कहना चाहिए था जो मैंने ईरान के बारे में कहा। लेकिन इन अ वे इंडिया का यकीनन मेरे ख्याल में दिल होगा, मोदी साहब का खुसूसन, मोदी साहब का खुद दिल होगा कि यार मैं कोई ना कोई और पंगा करूं, कोई फॉल्स फ्लैग करूं या कुछ करूं। इस वक्त ट्रंप साहब ने जो हम पे एक बड़ा एहसान किया वो ये है कि उन्होंने उस सीज फायर को इतना पर्सनलाइज कर लिया, इतना इतनी बार कह दिया कि ये मैंने कराई है,
कि ही विल टेक इट एज अ पर्सनल इंसल्ट हम्म। अगर वो इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई हुई। और दैट इज हमारी आयरन डोम जो है ना, वो ट्रंप साहब का वो पर्सनैलिटी वो है। मेरे ख्याल में पार्टली ट्रंप साहब ने इसलिए किया है, जो जो बारी बारी वो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में शायद कहते हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो ना पाकिस्तान की मोहब्बत में कहते हैं, ना वो इंडिया की कोई नफरत में कहते हैं। पार्टली वो इसलिए कहते हैं कि उनके पास कहने को और कुछ ज़्यादा है नहीं, उनका जो एजेंडा है उसमें तकरीबन वाहिद जो बड़ी सक्सेस है वो यही है। लेकिन अब यूक्रेन के बारे में तो सक्सेस क्लेम नहीं कर सकते, टैरिफ के बारे में अभी सक्सेस क्लेम नहीं कर सकते, अपने बिग बिल के बारे में सक्सेस क्लेम नहीं कर सकते, कनाडा के बारे में नहीं कर सकते। एक जो वो बड़ी बात कर सकते हैं कि जी मैंने, देखो मैं पीस मेकर हूं, मैंने इंडिया और पाकिस्तान ये जो है ना 5000 साल से लड़ रहे थे, हम्म। वो जो 5000 वाली उन्होंने बात की थी, हम्म। या जितने भी 100 साल वाली बात की थी, हम्म। सो उसको वो कर सकते हैं। दैट इज वाई ही कीप्स रिपीटिंग इट, कि जब उनको कोई पुश करता है ना कि तुमने क्या किया, तो कहते हैं देखो यार मैंने ये किया। हम्म। एंड दैट इज वाई इन अ वे, जब तक वो उस मोड में है, कम से कम इंडिया पे एक प्रेशर ये है कि एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान विल आल्सो बी सीन एज अगेंस्ट ट्रंप, या ट्रंप की इंटरवेंशन टू ब्रिंग सीज फायर, और वो इस वक्त मोदी साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मोदी साहब की देखिए, मैं डॉक्टर साहब, जियो पॉलिटिक्स तो सराउंडिंग से शुरू होती है ना। अब यानी अगर वो बांग्लादेश और रशिया और चाइना और सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और ईरान और ये सारे मुल्क और अफगानिस्तान इवन, ये सारे मुल्क अगर यानी मैं वो कहता हूँ इंडिया कंटेन हो गया बजाय लगता है, तो मतलब है कि क्या आपका ख्याल है ट्रंप जो है वो दलाई लामा को बजाने आएंगे, या ये भूटान में अगर कुछ चाइना देखे ना। नहीं नहीं नहीं, जी। नहीं आएंगे। मोदी मोदी साहब का मेरे ख्याल में अगर कोई होगा, आई डू नॉट नो, बट हम्म। अगर उनका कोई एनालिसिस होगा, वो ये होगा कि यार अच्छा ट्रंप थोड़ी देर में भूल जाएगा। उनका हम्म। एनालिसिस ये है कि ये ट्रंप की भी जो बातें हैं ना, ये बस थोड़ी देर की हैं, विच इज ट्रू फॉर मेनी ऑफ ट्रंप थिंग्स। उनकी हम्म। अटेंशन स्पैन फेयरली स्मॉल है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो। लेकिन मोदी साहब के लिए भी जो चैलेंज है, जो आपने पहले इसराइल के लिए किया, वो शायद मोदी साहब के लिए और भी ज्यादा है। अच्छा। लेकिन ना, नेतन्याहू तो पहले ही बड़े प्रिकेरियस थे, वो तो गजा से पहले भी उनकी हुकूमत जो थी उसके बड़े मुखालफिन थे हम्म। इसराइल के अंदर। हम्म। लेकिन जो उन्होंने एडवेंचर किया मोदी ने पाकिस्तान के साथ, उसका नतीजा ये हुआ कि उनका जो इंटरनल पॉलिटिकल एक था ना, बिल्कुल स्ट्रैंगल होल्ड था कि कोई बात नहीं करता था, हम्म। वो अब टूटना शुरू हो गया। हम्म। जो सिंदूर की जो नुकसान हुआ है उनको, वो सिर्फ रफेल वाला नहीं हुआ, वो अमेरिका वाला नहीं हुआ, उनका जो सबसे बड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि इंडिया के अंदर, भारत हम्म। के अंदर, हम्म। जो एक तरह से पूरा स्ट्रैंगल होल्ड था, एक अजम्पशन था कि जो मोदी सरकार है वो तो बिल्कुल तगड़ी है, उसके बारे में तो बात नहीं की जा सकती। हम्म। अब आप देखें कि कांग्रेस को भी जो है उनके पास भी जबान आ गई है। अब आप देखें कि इवन टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे भी सवाल होते हैं कि यार तुमने क्या किया, जहाज कितने गिरे, या ये तुम्हारे उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, इवन इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, उस पे भी सवाल होना शुरू हो गया। लेकिन अगेन सियासत जो है बड़ी 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 चीज होती है, बड़ी जल्दी चेंज होती है, अच्छा, तो और यानी हाथ यानी का यानी जो फैसला यानी डॉक्टर होता है ना वो साहब, इसका बड़ी। मतलब ये हुआ, इसको मैं कंक्लूड करूं तो अभी यूरोप भी कहीं पूरा का पूरा ईयू नेटो भी कहीं हवा में झूल रहा है, मतलब ये मेरे सारे। ख्याल में जी। बिल्कुल, आई विल गो बैक टू दैट थिंग कि an old world crumbles, a new one struggles to be born. This is the time of monsters. ये जो हम देख रहे हैं, ये स्ट्रगल टू बी बॉर्न है, कि एक नई दुनिया जिसका तायुन नहीं हुआ, उसमें हर प्लेयर ये कोशिश करेगा, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो टेक्नो एनार्किस्ट हो जिनकी हमने बात की, राइट, जिनका जो विजन है वो ग्लोबल है, वो मुल्कों का सोच ही नहीं डॉक्टर रहे, वो साहब, दुनिया का आखिर सोच रहे आखिरी बात डॉक्टर साहब, ये कब तक आपको नजर आ रहा है ये मॉन्स्टर्स का जो टाइम है, ये आपको 2-3 साल नजर आ रहा है? इवेंट्स तो बड़े तेज हो गए हैं बहुत ज्यादा, और जाहिर है एक मतलब कहीं कहीं जाके तो ठहरना है सेटअप ने। ये 2-3-4 साल चलेगा कहीं आपस में हैं। यार कैसे सच्ची सच्ची बात है, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मुझे इस सवाल का मैं जवाब दे सकूं। आई डू नॉट नो। जैसे वो, जैसे लेकिन इवेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फटा चल रहा है ना, एजीआई कब तक आ जाएगी, तो वो एएसआई कब तक मतलब कोई एक फटा चल रहा है पूरा, तो इसी देखिए तरह से। इवेंट्स जी। इवेंट्स तेज होने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी तेज होगा। हम्म। आई ये दुनिया की जो, ये देखे ना, बहुत, ये जो ऊंट जिसकी हम बात करें, तो बहुत बड़ा ऊंट है ना, ये बड़ी करवट ले लेके बैठेगा।
लेकिन आई डू नॉट थिंक कि ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में होने वाला है। अगर वो कार्रवाई कम भी हो जाएगी तो सिस्टम नया बनते 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 बन तो रहा है, बन तो ऑलरेडी रहा है, लेकिन उसकी शेप समझ आने में हमें इसलिए टाइम लगेगा कि देखें, जो सिस्टम चेंज में जिसका नुकसान होता है वो भी चुप नहीं बैठेगा, और जिसका फायदा होता है वो भी खामोशी से एक किसी रिजल्ट को नहीं ले लेगा। देखो ना, इसीलिए ये जो टाइम ऑफ मॉन्स्टर वाली बात है वो इसीलिए है कि जब सिस्टम चेंज होता है तो जो पावर स्टेटस को में होती है उसका भी इंटरेस्ट होता है कि अड़े रहो, और जो इमरजेंट होती है उसका भी इंटरेस्ट होता है कि लड़े रहो। एंड दैट इज वाई इट इज नॉट गोइंग टू हैपन क्विकली। बट क्विकली का मतलब ये नहीं है कि इसमें हमें खामोशी के दौर में लगेगा कि सब बैठ गया है। लेकिन वी आर, आप सीट बेल्ट बांध ले, अभी ये सफर जो है इसमें बहुत टर्बुलेंस आनी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे आइंदा बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आदिल नजम साहब ने एक बात तो कह दी, सिस्टम जा रहा है, जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा, और ग्लोबल लेवल पे जा रहा है। अब कितना अरसा लगेगा इसके जाने में, ये बात वो नहीं कह सकते, लेकिन आखिर में उन्होंने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, यानी आप बिल्कुल चौकन्ने होकर बैठे हैं, क्योंकि ये दिस इज़ द टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। एक सेटअप गिर रहा है दुनिया में, दूसरा कब तक जन्म लेगा, ये दरमियान में एक हिजान पूरी दुनिया में बपा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।